हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में बताए थे, और उनके विस्तार के बारे में बताए थे, और उनके समयकाल के बारे में बताए थे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर तथा उनसे प्राप्त वस्तुएं। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आरंभ में खोजा गया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों के बार बार प्रयासों से जो उनके संबंधित वस्तु खोजा गया तो आगे चल के पता चला कि इसका शहर काफ़ी बहुत बड़ा विशाल है। लगभग हम बताए थे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि इनसे संबंधित और कौन कौन शहर खोजा गया और उन शहर में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुआ। वैसे तो देखा जाए वैज्ञानिकों को बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुआ, लेकिन हम विज्ञान के दृष्टिकोण से वो वस्तुओं को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी हम पहला शहर से हम बात करते हैं। फर्स्ट शहर आपका हो गया हड़प्पा। यानी हम हड़प्पा में देखेंगे कि इन हड़प्पा से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुआ है। यानी हम उसमें पहले बताए थे, पार्ट 1 हम बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के तुरंत बाद उस वीडियो को देखिए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड उस वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है। यानी इस वीडियो के बाद यानी ये पार्ट 2 रहेगा। पहले आप पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 देखने में काफ़ी बेनिफिट और अच्छा भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उसमें बताए थे इसकी खोज के बारे में 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, हाँ, ये किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी हो गया। वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। तो हम इतना चीज उसमें बताए थे। आज हम देखेंगे कि हड़प्पा से शहर से संबंधित वैज्ञानिकों को, यानी पुरातत्व वैज्ञानिकों को क्या क्या वस्तु और प्राप्त हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से लघु, यानी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लघु मात्रा में स्त्री की मूर्ति मिला है। सारे स्त्री की मूर्ति मिले हैं, वो काफ़ी अलंकृत सजा हुआ था, गहनों से सजा हुआ था। तो वैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लघु मूर्ति स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुआ है। और एक ऐसा मूर्ति मिला है, यानी एक ऐसा स्त्री की मूर्ति मिला है जिसमें से देखा गया, यानी वस्तु चित्र मिला है जो उसके गर्भ से निकला हुआ एक पौधा को भी देखा गया है, का अवशेष होने का प्रमाण मिला है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यानी एक स्त्री के गर्भ से निकला, यानी पौधा का अवशेष मिला है। उसके बाद और क्या क्या देख लेते हैं हड़प्पा में क्या क्या मिला है। तो यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में अनाज का अवशेष मिला है। अनाजों का अवशेष में देख लेते हैं कि कौन कौन है। गेहूं हो गया आपका, जौ हो गया, चना हो गया आपका, ये गेहूं जो चना, उसके बाद तिल हो गया। और जानवरों में देखा जाए
जानवरों में, यानी जानवरों की जो हड्डी प्राप्त हुआ है, हड्डी में कुत्ता, भेड़, बकरी, एक मुद्रा भी यहाँ मिला है, यानी खरगोश का मुद्रा का चित्र ये मिला है। यानी हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवर भी पालते थे और और देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कई सारे अनाजों को भी खेती करते थे। तो हाँ, एक चीज और देखा जाए, हड़प्पा से एक और अवशेष मिला है, कब्रिस्तान, इसका भी अवशेष मिला है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहां भी ले सकते हैं एक तांबे का मोहर, यानी हम इतना चीज देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इतना चीज बन सकता है। आप कॉपी में लिखिए, यानी इसके सब के बारे में। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट शहर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट शहर में इसके बाद कौन शहर खोजा गया था और उन शहर में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। नेक्स्ट शहर में रहा मोहनजोदड़ो। हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं। इसकी खोज के बारे में, खोज किसने किया, कब किया और वर्तमान में कहाँ है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पार्ट 1 में बता चुके इसकी खोज 1922 में, यानी राखल, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राखल दास बनर्जी ने किया है और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। लिख देते हैं, अच्छा रहेगा राखल, क्योंकि बार लिखने से ही याद होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना लिखिए उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो राखल दास बनर्जी, ठीक, 1922 में सिंधु नदी आपका हो गया। वर्तमान में कहाँ है ये? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, इतना चीज हम बताए थे। अब हम देख लेते हैं कि इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है और क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ है। चलिए इसको हटा देते हैं। एक चीज और, यहां से हम नदी सिंधु हो गया, हाँ, ये वर्तमान में पाकिस्तान में, चलो ठीक है। उसके बाद अगर इसका अर्थ हुआ, इसके हम मोहनजोदड़ो के अर्थ के बारे में बात कर लें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो में काफी मात्रा में शवों का अवशेष मिलने के कारण वहां के प्रत्युत्वैज्ञानिक ने इस शहर को मृतकों का टीला कहा। कारण वही जो काफी ज्यादा मात्रा में अवशेष मिला है, यानी कि शवों का अवशेष, यानी कि लोगों के मृत्यु के बाद या लोगों के मरने के बाद दफनाने के सबसे ज्यादा मात्रा में अवशेष यहाँ मिला है, टीला मिला है। इस कारण से इसे मृतकों का टीला कहा गया है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या वस्तु यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाँ, यहाँ से अगर देख लें तो यहाँ से 1398 मोहर प्राप्त हुआ है।
यानी मोहर के बारे में जब इसके सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और उसके व्यापार के बारे में तब अच्छा समझेंगे। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लें कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या वस्तुएं प्राप्त। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्या हुआ है। यहाँ से एक कि कांस की नर्तक की मूर्ति का अवशेष मिला है, ये भी देख लेते हैं। यानी कि इस सभ्यता के लोग, हम आगे पढ़ेंगे इसके युग के बारे में पढ़ेंगे, जो कांस का युग ज़्यादा करते थे, कॉपर तांबा का यूज काफ़ी ज़्यादा करते थे, क्योंकि उसी का मिश्रण है। इस कारण से इस युग को कांस्य का युग कहा गया था, कांस्य का युग कहा गया। हम आगे पढ़ेंगे कांस्य का युग बारे में। चलिए इस पर छोड़ देता, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या वस्तु इसमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर घरों में कुआं का अवशेष मिला है। यानी कि घरों में कुआं का अवशेष मिला है, यानी घरों में कुआं का भी अवशेष मिला है। जो आसपास के लोग, वहाँ के लोग रहते थे, अपने घर में ही कुआं खोद के रखते थे पानी को यूज करने के लिए। उसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए यहाँ से, हाँ यहाँ से देखा जाए एक विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है। यानी एक विशाल स्नान, ऐसे लिख सकते हैं, स्नानगार का अवशेष मिला है। यानी हम विशाल स्नानागार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, या आखिर किस लिए यूज होता था। यही अगर फिगर के माध्यम से देखें तो मान के चलिए ये आपका हो गया स्नानगार, हो गया स्नान गार आपका हो गया, घेरा किया गया था। उसके बाद इसके आसपास में कई सारे पूजा के अवशेष मिले हैं। यानी कई सारे पूजा के अवशेष मिले हैं। इस कारण से पुरातत्व वैज्ञानिक ने इस स्नानागार को धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग के लिए बताया था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ से यानी कि स्नानागार का यूज धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, कोई भी आदमी अगर पूजा पाठ करते थे तो इसी स्नानागार में वो स्नान करते थे के लिए। और कई हो सकते हैं कारण, इसका हो सकते हैं धार्मिक कार्यों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं और मोहनजोदड़ो में क्या क्या हो सकता है। तो यानी यहाँ से हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के आसपास की भूमि काफ़ी उपजाऊ थे, यानी यहाँ के आसपास की भूमि काफ़ी उपजाऊ थे, जिस कारण से इसे एक दो नाम और दिया गया है। अगर नाम की हम देख लें, हाँ इसके सिंध का बाग इसका नाम दिया गया है, सिंध का बाग इसी का नाम है, या निखिलिस्तान इसको इसी को कहते हैं, निखिलिस्तान। हाँ यानी इस क्षेत्र के भूमि काफी उपजाऊ थे, जिस कारण से कई मात्रा में फसल होता था, खेती गृहस्थी होता था। तो स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में अगर फसल अधिक होगा उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में फसल अधिक होगा उस क्षेत्र में अनाज भी ज़्यादा होगा। तो उस अनाजों को रखने के लिए बहुत बड़ा विशाल एक अन्नागार का भी अवशेष मिला है। यानी यह कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग अनाजों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार का
यानी अन्नागार यानी भंडार, अन्नागार बनाया था ताकि वो अनाजों को सुरक्षित इसमें रख सके, जिसे हम गोदाम कहते हैं। यहाँ पर विशाल अन्नागार, अन्नागार। हालांकि अन्नागार 3 साल में देखा गया है। एक शहर आपको हो गया मोहनजोदड़ो हो गया, एक शहर हड़प्पा हो गया, एक शहर लोथल हो गया। लेकिन इन 3 शहरों में सबसे विशाल देखा गया था तो वो मोहनजोदड़ो का ही है, और ज़्यादातर एग्जाम में मोहनजोदड़ो का ही पूछा जाता है, इस कारण से इसका लिए। तो हम अन्नागार का प्रयोग समझ गए कि वो अनाजों को सुरक्षित इसमें रख सकते थे। और इस क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ था, इस कारण से सिंध का बाग यानी कि स्थान कह सकते हैं। और हम देख लें और कि मोहनजोदड़ो से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि पशुपति की आद मुद्रा वाली वस्तुएं प्राप्त हुआ है। यानी कि एक मुद्रा है जो पशुपति की मुद्रा वाली एक वस्तु प्राप्त हुआ है। अगर और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस क्षेत्र में क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है, तो यहां से हम देख लेते हैं। दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा। एक और देख लेते हैं, यानी पानी का जहाज। यानी इतना चीज हम देख सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफी ये लाभदायक रहेगा। आप लोग भी इसे कॉपी में लिख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तीसरा सवाल की बात करें तो लोथल की बात करते हैं। लोथल की बात करते हैं तो लोथल से खोज के बारे में बात करें तो लोथल का खोज यानी 1957, यानी कि लोथल की बात करें तो 1957 में रंगनाथ राव ने किया था। कहाँ वर्तमान में कहाँ है, तो ये आपको हो गया गुजरात में है, गुजरात है। और नदी की बात किया जाए तो ये आपका हो गया भगवा नदी हो गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोथल किस नदी किनारे है, तो भगवा नदी पर। वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में। किसने किया, तो 1957 में रंगनाथ राव ने किया था। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि लोथल के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर लोथल के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं तो हम देख लेते हैं। स्वाभाविक है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका गुजरात है, गुजरात जो आपको अरब सागर से टच करता है। स्वाभाविक है कि यहाँ एक बंदरगाह हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, जल से भी करते थे और स्थल से भी करते थे। स्वाभाविक है यहाँ बंदरगाह तो होगा ही, पोर्ट तो होगा ही। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से, यानी कि बंदरगाह या इसी के क्या कहते हैं, डाकयार्ड कह सकते हैं, डाकयार्ड। इसको कह सकते हैं, यानी काप्सेस मिला है, लोथल से ही मिला है। इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से यानी फारस की मोहर
प्राप्त हुआ है। जब लोथल के लोग यहाँ से व्यापार करते थे या लोथल से व्यापार होता था तो आसपास के देशों में व्यापार होता था, और व्यापार खासकर वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता था, जो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या क्या लोथल से क्वेश्चन बन सकता है। अगर लोथल की बात किया जाए, यहाँ से धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, यानी धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लोथल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, माप तोल का प्रमाण का भी अवशेष मिला है, यानी माप तोल के भी प्रमाण का अवशेष मिला है। यानी कि अर्थात यह कह सकते हैं कि लोथल के लोग माप तोल से भी जानकारी रखते थे, कोई वस्तु को मापना जोखने को वो जानकारी रखते थे। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक चित्रनी की हम एक चित्र मिला है, यानी कि एक चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं यानी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी को दिखाया गया है। लोमड़ी का चित्र का अवशेष मिला है, जो हम यह भी कह सकते हैं, जो एक पंचतंत्र के जो पुस्तक है विष्णु शर्मा उससे संबंधित है, यानी पंचतंत्र से इनको संबंधित दिखाया गया है। यानी पंचतंत्र जो पुस्तक है उनसे संबंधित इन चित्रों को दर्शाया गया है, जिसका लेखक विष्णु शर्मा है। तो हम लोथल से इतना चीज देख सकते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल मेरा है कालीबंगा। कालीबंगा हम देख लेते हैं। हम इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं। इसका खोज अमलानंद घोष किया था। खोज अमलानंद घोष किया था। उसके बाद नेक्स्ट देख वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में राजस्थान में है। अगर कालीबंगन में सबसे ज्यादा काला रंग की चूड़ियां बनाया जाता था, इस कारण से इसका अर्थ इसी कारण इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका अर्थ लिख लेते हैं। काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कालीबंगन से क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ है। एक जो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से पकी हुई ईंटा का अवशेष मिला है। देखिए, पकी हुई ईंटा का अवशेष, यानी कि पकी हुई ईंटा से एक चबूतरे का अवशेष मिला है। इस कारण से यह पता लगाया जा गया है कि यहाँ से पकी हुई ईंटा का भी अवशेष मिला है, अवशेष मिला है। जो चबूतरा था इस टाइप का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी मान लेते हैं। पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा यानी कि
पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा क्या है? टेराकोटा, टेराकोटा है पकी हुई ईंट को हड़प्पा सभ्यता के लोग टेराकोटा कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये कालीबंगन किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए, तो कालीबंगन से वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में है। खोज अमरालाल घोष क्या था? इसका अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है, काले नहीं है, सबसे ज्यादा चूड़ी बनाया जाता था। पकी हुई ईंट का अवशेष यहाँ मिला है। अब पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहते हैं। यहाँ से हल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट शहर की ओर बात करते हैं। शहर है बनावली है। बनावली, बनावली एक शहर है, यानी इसकी खोज के बारे में बात करें, RS बिष्ट ने किया था। किस नदी पर? रंगोई नदी पर। कहाँ है ये वर्तमान में? हरियाणा में है। उसके बाद यहां से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुआ? मिट्टी के बने हल का प्रमाण मिला है। यानी इन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जितने सारे फसल उपजाए जाते थे और उन खेतों को तैयार करने के लिए, यानी कहीं न कहीं औजार के रूप में वो लकड़ी का बने हल का ही प्रयोग करते थे। लेकिन बनावली में एक मिट्टी का हल का अवशेष मिला है। यानी इसमें देखा गया है कि लोहा का अवशेष इसमें कहीं भी नहीं मिला है। तो ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। इतनी बड़े शहर में जिसकी जनसंख्या 13 लाख तक हो, उसमें प्लस वहाँ पर खेती गृहस्थी किस तरह से हो सकता है बिना लोहा के? तो भी आश्चर्य की बात उस टाइम में था। अभी वैज्ञानिक को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ से कई सारे अंगूठियाँ प्राप्त हुआ है, यानी कि कई अंगूठी प्राप्त हुआ है। ठिया में हो गया नाक का, गला का, नाक कान गला का जो अंगूठी होता है इस टाइप का प्राप्त हुआ है। और क्या क्या देख लेते हैं, यानी कि मछली पकड़ने वाले कांटा का अवशेष मिला है। ये भी लिख सकते हैं, मछली पकड़ने वाले कांटा का अवशेष मिला है। हाँ, ये क्वेश्चन मिला है। यानी कि मिट्टी से बने हल का अवशेष आपको बनावली होगा। एक जगह और है जो हरियाणा के साइड में है, जो वहां से ही मिला है, यानी कि चोलिस्थान हो गया आपका। चोलिस्थान एक जगह है, यहां से भी इस तरह के प्रमाण मिले हैं। तो बनावली से इतना ही काफी है। नेक्स्ट सर की ओर बात करते हैं। चहुंद्रो आपका हो गया। चहुंद्रो किस नदी पर है? यह तो सिंधु नदी पर है। कहाँ है? तो पाकिस्तान आपका हो गया। खोज किसने किया? NG मजुमदार। कितने ईस्वी में? 1931 ईस्वी में। अगर हम चहुंद्रो के बारे में बात करें तो यहां से क्या क्या वस्तु मिला है? तो महिलाओं के लिए काफी ज्यादा मात्रा में लिपस्टिक मिला है। लिपस्टिक का अवशेष, लिपस्टिक का अवशेष। उसके बाद देखा जाए और क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ है। पीतल के बर्तन का अवशेष मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या वस्तु प्राप्त हुआ है। यहां से एक ईंट पर
बिल्ली, बिल्ली का पीछा करते हुए, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चित्र का अवशेष मिला है। कुत्ता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर पहला कोई पालतू पशु बनाया था तो कुत्ता ही था। तब पहला, यहां लिख सकते हैं, पहला पालतू पशु आपका क्या था? कुत्ता ही था। क्वेश्चन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट शहर की हम बात करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, धोलावीरा। ये आपका ये भी लूनी नदी पर है, लूनी नदी पर है। लूनी नदी कहाँ? तो गुजरात में है। इसकी खोज के बारे में उतना ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। अगर तब पर भी देख ले तो इसकी खोज के बारे में देखा जाए तो बीवी लाल एवं RS बिस्ट ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता के कहीं भी किसी, यानी हड़प्पा सभ्यता में किसी भी शहर से या किसी भी स्थान से, यानी फसल के लिए, खासकर फसल के लिए जल को एकत्र करने का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है। वहाँ के लोग किस तरह से जल को बचा कर रखते थे और खेती गृहस्थी करते थे, अभी तक इसका का कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा जगह है, वहाँ पर कुछ मात्रा में जल का संग्रह होने का अवशेष मिला है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा, यहाँ से मात्र एक ही ऐसा स्थान है जल का संग्रह होने का अवशेष मिला है। तो धोलावीरा से ये चीज को भी याद रख सकते हैं और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए, सुरकोटरा, ये भी आपको कहाँ है? ये भी आपको कच्छ में है। कच्छ गुजरात में आपका हो गया, गुजरात में है। यहाँ से एक ही वस्तु है जो काफी इम्पोर्टेंट माना गया है, घोड़े का अवशेष मिला है। घोड़े का हड्डी मिला है, हड्डी का अवशेष मिला है। तो सुरकोटरा से इतना चीज हम ये याद रख सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा और कई शहर हैं जिनसे काफी ज्यादा मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हुआ है और अभी भी वैज्ञानिक इस साल में खोज ही रहे हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ही काफी है। तो आप इसको उतार लीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इसका अगला वीडियो, यानी हम इस अगला पार्ट, यानी पार्ट 3 जो पढ़ने वाले हैं, इसके नगर की विशेषता के बारे में, यानी कि पार्ट 3 जो नगरों की विशेषता के बारे में जब पढ़ेंगे तो काफी अच्छा होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक सीक्वेंस में पढ़ने से काफी अच्छा होता है कि उसके खोज कैसे हुआ, उसकी नगर के बारे में, नगर से बसते हुए आप पढ़ेंगे। मेरा पार्ट 3 आएगा, एक नगर की विशेषता। तो आज के इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी, अगर मैं पार्ट 3 में लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।